नमस्कार दोस्तों। आज अपन प्रॉफिट और लॉस की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। आज अपन 13 नंबर क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले अपन प्रॉफिट और लॉस की 12 कक्षाएं अपन पढ़ चुके हैं और आपने बहुत से प्रश्न किए हैं और अब मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से तैयार कर लिया होगा। आज अपन लास्ट क्लास में इसके बचे हुए प्रश्न पूरे करेंगे और ताकि हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, मैंने बहुत बार आपको कहा है, सबसे पहले आप यदि आप नए व्यूअर्स इस चैनल के साथ जुड़े हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए। ये आपका काम बनता है और जो भी आपके फ्रेंड दोस्त है उनके साथ भी इन चैनल को भेजिए। सर अब आपका एक काम शुरू करते हैं सर यहाँ से। अब और एक बात ध्यान रखना, इस टॉपिक के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ। ये बहुत शानदार टॉपिक है, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं सर, प्रॉफिट और लॉस के। और मैं इस टॉपिक को पूर्णतः आपके सामने उपस्थिति दे दी है। आपको कहीं भी जाने की, कहीं पढ़ने की और आवश्यकता नहीं है। इस आपको यदि इस सभी 13 के 13 एपिसोड यदि आप शानदार तरीके से पढ़ लोगे तो आप कोई परीक्षा देना, एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेगा सर। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखना है। अब दोस्तों इस क्लास के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके की बात हमें करना है सर। अब दोस्तों एक बात सोचिए, अब आगे क्या भाई देर क्या रखा है। आगे क्या रखा है, गौतम ने एक रेडियो पर एक घड़ी को 6,000 रुपए में खरीदा। उसने रेडियो को 10% की हानि पर और घड़ी को 15% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में नए लाभ और नए हानि हुई हो तो बताइए रेडियो और घड़ी का क्रय मूल्य में अंतर क्या होगा। बेटा इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता है कॉस्ट प्राइस है, पहले मुझे बताओ लिख क्या रखा है, रेडियो। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है सर, यहां रेडियो दे रखा है। ठीक है, और आगे दे रखा है बेटा आपके पास क्या है, घड़ी। सही बात है। इसकी बात करें सर, अपने पास ध्यान रखना है इसको, बात को ये चेक करवा देता हूं मैं यहां से दोबारा। अब देखो बेटा, अब घड़ी है, आपको पता है 10% की क्या है, इस पर हानि है। आपके पास दे रखा है इस चीज पर 10% की क्या है, हानि है रेडियो पे। और घड़ी पर आपको क्या है बेटा, यहां से बाकायदा लिखा हुआ है 15% का क्या है, लाभ है। ठीक है, और आपको पूरे सौदे में क्या रहा, नए लाभ और नए हानि का अर्थ हुआ अंतर आया, वो कितने का होगा, 0 होगा सर। अब डिफरेंस करिए सर, कितना होगा बोलो। ये तो 15 होगा और ये कितना होगा, 10 होगा। काटेंगे सर 5 से तो 3 आ जाएगा बेटा, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ वो किस अनुपात में बंटेंगे, 3:2 में। इसका अर्थ तो रेडियो 3 रुपए का है तो घड़ी कितने रुपए की, 2। अब 0 क्यों लिखा है सर, आपने नेक्स्ट क्लास में आपने देखा होगा, वहां अपने घोड़ा और गाड़ी वाला प्रश्न पढ़ा है, वहां आपको प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल दे रखा था और यहाँ कुछ नहीं दिया है। नए लाभ और नए हानि का अर्थ हुआ 0 है आपको पता। अब बताओ 0 और 15 में अंतर करें तो 15 आएगा, और -10 और 0 में अंतर करेंगे तो भी क्या आएगा, 10 आएगा आपको पता है। अब 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 बराबर आपको प्रश्न में बाकायदा लिखा हुआ है बेटा, कितना लिखा हुआ है, यहां से लिखा हुआ है 6,000। चाहिए एक अनुपात की कीमत कितनी आ जाएगी, 6,000 में किसका भाग दे दूंगा, 5 का, 12 5 60, कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। सही है। अब मुझे बताओ रेडियो कितने को जाएगा, 3600 रुपए का। कितने को जाएगा सर, 3600 का, और ये हो जाएगा 2400 रुपए का आपके पास आ जाएगा सर। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, पर आपको बताना है कि दोनों में अंतर कितने रुपए का है। अब मुझे बताओ यहां अंतर, अनुपातों में अंतर देखा जाए तो 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का है। 1 की कीमत आपके पास पता है कितने की है, 1200 है। इसका अर्थ हुआ दोनों में अंतर है वो कितने रुपए का आ जाएगा, 1200 रुपए का आ जाएगा। इसका तो कौन सा उत्तर सही है, बी ऑप्शन सही है। अब इस प्रश्न के साथ यदि पूछा जाए बेटा कि इनके क्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो जवाब क्या होगा, 3:2। आपसे पूछा जाए सर रेडियो कितने रुपए का, तो जवाब होगा 3600 रुपए का। और आपसे पूछा जाए सर कि घड़ी कितने रुपए की, तो जवाब होगा बेटा 2400 रुपए। और आपसे पूछा गया दोनों में अंतर क्या है, बताओ एक 3600 का, एक 2400 का, तो अंतर कितने का आएगा, 1200। और डायरेक्ट करो तो आप ऐसे कर दीजिए, 3 और 2 में अंतर कितना है, 1, और 1 की कीमत क्या है, 1200, तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। अब नेक्स्ट प्रश्न पर अपन बात करते हैं एक बार फिर। अब दोस्तों प्रश्न क्या है, एक आदमी वस्तुओं को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि वो 600 रुपए कम में खरीदता और 600 रुपए कम में ही बेचता तो उसे 10% लाभ क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा एक बात बताइए, एक बात हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में आप समान परिवर्तन करते हो ना, जब प्रतिशत रुपए में, तो आप ध्यान रखना हमारा लाभ हमेशा हमेशा बढ़ता है। जैसे इस प्रश्न में लिख रखा है कि पहले आप कितने लाभ पर बेच के आए, 30% लाभ पर बेच करके आए। अगले दिन आपने प्लान बनाया कि जहां से आप चीज खरीद के लाए उसको 600 रुपए कम दिया और जहां आपने बेचा उसको 600 रुपए कम में ही बेचा। याद रखना जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में परिवर्तन समान करोगे तो लाभ हमेशा हमेशा बढ़ेगा। और यहां बाकायदा लिख रखा है लाभ कितना बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो इस बात को सिद्ध भी कर सकते हो। मान लीजिए वो चीज थी पहले 600 रुपए में,
सही है। अब 600 वाली चीज आप बेच रहे थे मान लो 900 रुपए, कितने बेच रहे थे 900 रुपए। अब आपने क्या किया तो बताओ लाभ कितना हुआ सर। यहां लाभ देखें तो 300 रुपए का लाभ और किस पर है 600 पे, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। तो बेटा आपको पता है 2 जीरो काटा तो आपका लाभ कितना आया 50%। अब आपने कहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 100 रुपए की कमी कर दी। बेटा 100 रुपए कम करोगे तो ये हो जाएगा 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना हो गया 500 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 800। अब मुझे बताओ 500 वाली चीज कितने बिक रही है 800 में, तो लाभ कितना हो गया भैया 300 का, और किस पर हुआ 500 पे, और गुणा में क्या है 100। अब मुझे बताओ 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटा 6 60। अब बताओ लाभ पहले कितना परसेंट हो रहा था 50%, और अब कितना हो रहा है 60%। अब देखो मैंने 100 रुपए कम किया था ना। आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान परिवर्तन दे रखा हो तो लाभ प्रतिशत हमेशा बढ़ेगा। यहाँ पहले लाभ 50% हो रहा था, तब लाभ कितना परसेंट हो रहा है 60% हो रहा है। इस तरीके की बात आपके पास आएगी सर। अब बेटा इस बात को हम लागू और करें, किस प्रकार की बात करें। अब मैं इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना हो, ध्यान रखना है, करने के तरीके दो मैं आपको सामने बताऊंगा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस प्रकार का प्रश्न यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान परिवर्तन आए तो क्रय मूल्य निकालने का मैं सूत्र लिख देता हूं, इसको आप ध्यान में रखना है। बस पहले लिखना है आपको प्रारंभिक लाभ, सही है, और प्लस लाभ में परिवर्तन बटाम भी आप याद रखना है, क्या लेना है लाभ में परिवर्तन, और गुणा में लेना है सेम राशि। बस इस तरीके से अप्लाई करोगे तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। पता चल गया प्रारंभिक लाभ, पहले लाभ कितना था, अब लाभ आपका परिवर्तित कितना हुआ है। लाभ आपका बेटा कितना बढ़ा है 10 बढ़ा है, परिवर्तित लाभ है तो लिख लें सर। बोलिए लाभ पहले कितना था 30 का, लाभ कितना बढ़ा है बेटा 10 का, और परिवर्तन की 10 का ही तो है, गुणा में क्या लगा देंगे सेम राशि कितनी है बेटा, आपने 600 रुपए कम किया और 600 रुपए ही कम में क्या किया है बेचा है, तो 600 रुपए ले लेंगे। ठीक है, आप प्लीज 10 से 10 मत काट देना, पहले जोड़ होगा तो 30 और 10 कितना होगा 40 बटा 10, और गुणा में क्या लगा देंगे 600। अब आपको पता है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है। अब बताओ कितना हो जाएगा 2400 रुपए। इसका तो वो चीज़ कितने रुपए की है 2400 रुपए की है। आंसर आपका 2400 रुपए आ गया, यही जवाब है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है। पर बेटा ये तरीका तो तभी लगाना है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में परिवर्तन क्या हो समान हो। अब आपने सोचा सर लाभ परिवर्तन कैसे होगा, बेटा ये बात सीधी सी बात है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान परिवर्तन करोगे लाभ तो हमेशा क्या होगा बढ़ेगा, कम करोगे तो। इसलिए आपको लिखना है प्रारंभिक लाभ प्लस लाभ में परिवर्तन बटा लाभ में परिवर्तन, गुणा में क्या लिखा है सेम राशि। अब मुझे बताओ लाभ कितना बड़ा है 30, पहले 30 था, बड़ा कितना है 10, और बटा में भी क्या लिखोगे 10, और गुणा में क्या लगाओगे सेम राशि। सेम 600 कम किया 600 लेना है, 800 कम किया तो 800 लेना है, 400 कम किया तो 400 कम लेना है। ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार का एक उदाहरण और लेता हूं मैं आपके सामने। प्रश्न में देखो दे रखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, और आगे कह रहा है 10% कम में खरीदता और 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ हो जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा ये प्रश्न तो आपका पहले में मैं पढ़ा चुका हूं इस टाइप के प्रश्न को। आप ये बीच में एक प्रश्न ऐसे ही डाल दिया गया है। आपको पता है पहले 10% लाभ पर बेचता है। देखो इस प्रश्न को ऐसे किया था, याद आ रहा होगा तो पुरानी कक्षाओं में अपन खरीदा कितने में था 100, 10% के लाभ पर बेचा था तो बेचा कितने में था 110 में। सही बात है। अब वो कह रहा है 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदने का अर्थ हुआ वो कितने में खरीद के लाता 90 में। सही है। और आपको 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे लाभ कितना हो जाता 25% लाभ हो जाता। अब 25% लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है 90 पर हुआ है। अब बताओ 90 का 25% लेंगे अपन तो 90 में किसका भाग देंगे 4, तो 22 ये हो जाएगा। 90 का आप निकाल लो कितना 25% बेटा 25% लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटा में लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 आएगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5। अब 45 में किसका भाग देंगे 2 का, तो आपके कितने रुपए छूट गए 22 रुपए 50 पैसे आपके छूट जाएंगे। अब बताओ 22 रुपए लाभ ले लिया आपने 22.50 का, तो आपने बेची कितने में 112.5 में। कितने में बेचोगे 112.5 में। पहले आपकी चीज कितने में बिक रही थी 110 में, अब कितने में बिक रही है 112.5 में। क्योंकि आपने 90 का 25% लाभ लिया है तो 90 का 25% हो गया 12.5 22.5, और 22.5 90 में जोड़ोगे तो कितने में बिकेगी 112.5। अब बेटा बताओ ये चीज पहले कितने में बिक रही है 110 में, अब कितने में बिक रही है 112.5 में। तो मुझे बताओ डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ अंतर आ गया, वो आ गया 2.5 का। रुपए में अंतर है वो कितने का है 3 का। सही बात है। 1% बराबर क्या आ जाएगा 3 में किसका भाग दे दूंगा 2.5 का। अब आपको बताओ ये आपके पास आकी एक ही कीमत, आपको चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना 100, और एक की कीमत आपने क्या निकाली है 3 बटा
2.5 पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या लगा दूंगा गुणा में 10। अब बताओ 25 चौका 100 हो जाएगा। अब बताओ 40 गुणा 3 तो 120 हो जाएगा। इसका तो वस्तु कितने रुपए की है, 120 की है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। और इस प्रकार के प्रश्न बेटा मैं आपको पहली या दूसरी क्लास में भी ले चुका हूँ, वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ से भी पढ़ सकते हो। वहाँ बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जो मैंने आपको करवा रखे हैं, आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आगे। आगे क्या कह रखा है सर कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10 रुपये और 5 रुपये की कमी की जाती है। अब बेटा मुझे बात बताओ, सामान दिया हो उस प्रश्न पर बात कर लेते हैं सर पहले आप, कि क्रय मूल्य को 20% लाभ पर बेचा जाता है, पहले लाभ 20% लाभ पर बेचा जाता है, और कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये की कमी हो जाती है, तो लाभ है वो 10% बढ़ जाता है। तो बताइए सर इसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब बेटा यहां परिवर्तन क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, सही है। समान होता तो हमारा सूत्र वही हो जाता, प्रारंभिक लाभ प्लस लाभ में परिवर्तन बटा लाभ में परिवर्तन गुणा में क्या करते थे, सेम राशि, आपका आंसर आ जाता। पर ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग दे रखा है, तो आप ध्यान रखना, इसको बेसिक से काम करेंगे। कैसे करेंगे मुझे बताओ। पहले लाभ कितना था, 20% का था, सही है। 20% का अर्थ क्या बना सर, 1/5। बाद में लाभ 10 बढ़ करके कितना हो गया सर, 30% हो गया, ये पता है। और 30% का बिंदु क्या बना, 3/10। अब आपको पता है कि चीज क्रय मूल्य कितना होगा 5, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 6, क्योंकि 1 का लाभ लिया तो आपने बेची कितने में, 6 में बेची। इसी तरीके से बात करें सर, यहां खरीदी कितने में थी, 10 में, तो बेची कितने में, 13 में। सही बात है बेटा। और आपको ये परीक्षाओं में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आपको, क्योंकि ये इतनी चीज आप समझ जाओगे कि भैया ये चीज आई कैसे है, पता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। अब एक बात बताओ, प्रारंभिक क्रय मूल्य तो परिवर्तित हुए होंगे बेटा, दोनों बिल्कुल परिवर्तित हुए हैं सर। और आपको पता है ये अनुपात रूप है सर। इसका तो पहले 5x में खरीदा गया था, तो बेचा कितने में गया था, 6x में। 5x में खरीदी तो कितने बेची गई, 6x। और आपको पता है अनुपात कोई एक समान संख्या से गुणा या भाग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये कह रहा है सर क्रय मूल्य तो हमने कितना बढ़ाया है सर, प्रश्न में देखो लिख रखा है क्रय मूल्य कितना कम किया है सर। क्रय मूल्य कितना रुपए कम किया, 10। और विक्रय मूल्य हमने कितना कम किया है सर, वाकायदा लिख रखा है 5 रुपए कम किया। अब बताओ पुराने क्रय मूल्य 5x था, जैसे ही 10 रुपए कम किया, कौन सा विक्रय मूल्य आ गया, नया वाला। नया क्रय मूल्य कितना है, 10। अब बताओ पुराना विक्रय मूल्य कितना था, 6x, कितना कम किया, 5, तो कौन सा विक्रय मूल्य आ गया, नया वाला आ गया, 13। अब गुणा करो, 13 5 कितना हो गया बेटा, 65x, कितना हो गया 130, बराबर कितना हो गया 60x, और बराबर क्या आ गया 50। पक्षांतरण करें कितना बचेगा बेटा, 5x, और ये बचेगा 80। सही है। अब 5x की कीमत कितनी आ गई, 80 आ गई सर। और आपको पता है 5x है वही क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। इसका तो हमारा सीपी आया है, वो चीज कितने रुपए की है, 80 रुपए की है। बेटा जवाब आपका 80 रुपए आ गया। कितने रुपए है, 80 रुपए। आप दोबारा देख लीजिए प्रश्न कैसे किया सर। आप मुझे बताओ बेटा पहले लाभ कितना था, 20% का था, 20% का बिंदु क्या बनेगा, 1/5। बाद में लाभ 10 बढ़ जाता है, तो 20 और 30 कितना, 20 और 10 कितना हो जाता है, 30% हो जाता है। और 30% का अर्थ क्या है बेटा, 3/10। अब मुझे एक बात आपको सोचने वाली बात है सर, लाभ है वो कितना बड़ा है, पहले से 10 बड़ा है तो 30 हो गया है। अब मुझे बताओ 20% का बिंदु क्या बना, 1/5। आपको पता है लाभ और हानि हमेशा निकाली किस पे जाती है, क्रय मूल्य। इसका तो खरीदी कितने में थी 5, 1 का लाभ, और बेची कितने में 6 में। इसी प्रकार लास्ट में जाकर के देखो, खरीदी कितने में थी 10 और लाभ कितना हुआ 3 का, तो बेची कितने में 13। अब आपको पता है पुराना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य परिवर्तित है, क्योंकि 10 रुपए और 5 रुपए की हमने क्या की है, कमी की है सर। ठीक बात है ना। अब तो 10 रुपए और 5 रुपए की हमने कमी की है, कमी करें सर यहाँ से। अब मुझे बताओ क्रय मूल्य कितना है, 5x। पहले 5x माना है, क्योंकि x से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आप डायरेक्ट 5 में से 10 नहीं घटा सकते, क्योंकि मानने की इकाइयां हैं। अब इसको परिवर्तित कर दिया संख्या में, तो 5x - 10 और 6x - 5। अब आप लिख रहे हो सर बटा में क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये संख्या किसमें, अनुपात रूप में, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा किसमें होता है, अनुपात में होता है। अब बेटा ये बात लिख दी है। अब बताओ 13 5 65 और 13 10 130, 10 से गुणा किया कितना आया ये, तो 5x बराबर आ गया 80, तो CP बराबर आ गया 80 आपके पास। इसका तो 5x है, और आप चाहो तो x का मान निकाल लीजिए सर। x का मान आएगा 16, क्योंकि 80 में 5 का भाग 2 16 हो जाएगा। 16 5 80 होता है, और विक्रय मूल्य पूछे 16 का कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा सर। ठीक है। आपसे पूछे नया क्रय मूल्य बताओ सर कितना है। मुझे बात बताओ, पहले क्रय मूल्य 80 रुपए था, तो नया पूछे तो कितना, 10 कम कर देंगे, नया क्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपए हो जाएगा। और पहले विक्रय मूल्य आपको पता है 96 रुपए था। अब कितना रुपए, अब आपका विक्रय मूल्य होगा वो कितना कम है, 5 रुपए पहले से कम है, तो इसका मतलब चीज कितने बिक रही है, 91 रुपए में बिक रही है। इस तरीके से भी जवाब आपसे मांग सकता है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न के साथ फिर शुरू करता हूं मैं काम। आगे कह रहा है एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, और आगे कह रहा है सर कि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः प्रश्न में लिख रखा है 25 रुपए और 19 रुपए की कमी की जाती है।
कितने रुपए की कमी की जाती है? 25 और 19। इस प्रश्न में लॉस कमी है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहां 25 लिख लेना सर, क्या है 25 रुपए और 19 रुपए की क्या की जाती है? कमी की जाती है, क्योंकि ये नीचे आप पढ़ोगे तो इसमें बिल्कुल शुद्ध दे रखा है, इंग्लिश में आप देख लीजिए सर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बेटा इस प्रश्न की बात करें तो लाभ 20% बढ़ जाता है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में परिवर्तन क्या है? अलग अलग है, तो बेसिक से आपको काम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ पहले प्रॉफिट कितना है सर? यहाँ से प्रॉफिट है वो आपके पास है 30%, तो 30% का बिंदु क्या बनेगा सर? सबको पता है 3/10। बाद में 20 बढ़ गया तो कितना हो गया बेटा? ये 50% प्रॉफिट हो गया। 50% का अर्थ क्या बन गया? 1/2। बात सही है, प्रॉफिट आपके पास आ रहा है सर। अब मुझे एक बात बताओ, पहले चीज कितने में खरीदी जा रही थी? 10 में। लाभ क्या कितना हो रहा है? 3 का, तो आप बेच कितने में रहे हो? 13 में। बाद में इसी चीज को आप खरीद कितने में रहे हो? 2 में। लाभ कितना हो रहा है? 1 का, तो आप बेच कितने में रहे हो? 3 में आप बेच रहे हो। सही बात है। अब मुझे बताओ पहले वाला क्रय मूल्य कितना होगा? 10x, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 13x। बताओ 10x में से कितना कम करूंगा? 25, और 13x में से कितना कम करूंगा? 19। सही बात है, 25 रुपए और 19 रुपए की कमी की जाती है। बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2/3। क्रॉस करें, मल्टीप्लाई, बोलिए सर कितना आएगा? 30 हो जाएगा। 30x माइनस 75 बराबर होगा 13 दूनी 26x, और हो जाएगा 38। सही बात है बेटा। अब मुझे बताओ x के मान, ये बचेगा बेटा 4x, ये 75 इधर आएगा। सही बात है ना? किसका हो जाएगा बेटा? ये प्लस का हो जाएगा, और 75 में से 38 यदि आप घटाओगे तो बच जाएगा 37। क्या बच जाएगा? 37। अब मुझे बताओ x बराबर क्या आ गया बेटा? 37/4। इसका अर्थ x की कीमत हमें निकालनी जरूरी थी, क्योंकि पिछला तो संयोग बैठ गया सर, क्योंकि वहां क्रय मूल्य भी 5x था और यहां वैल्यू भी 5x की आ गई थी। अब x की कीमत निकालनी, क्रय मूल्य हमारे हिसाब से है कितना? 10x है, तो भैया हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा? 10 का गुणा किससे कर देंगे सर हम? 37/4 से। बेटा हल कर लें तो बोलो 5 और कितना आ गया? 2। अब बताओ 37 5 हो जाएगा, 37 को 5 से गुणा कर देंगे अपन, 185 हो जाएगा सर। पता है 35 अंश लगी 3 और 15 3 18/2 आ जाएगा ना? अब मुझे बात बताओ, इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 9 हो जाएगा 9, और ये 2 और ये 5। इसका अर्थ ये हुआ, ये चीज़ आपकी कितने बन जाएगी? 92.5 की। इसका अर्थ हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है, ये बात बेटा आपको विशेषतः ध्यान में रखना है। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक दोबारा देख लीजिए सर, आपने खरीदा कितने में था बेटा? 10x में, लाभ 3 का हुआ, बेचा कितने में? 13x में। इसी प्रकार खरीदी कितने में? 2 में, लाभ कितना हुआ? 1 का हुआ, कितने बेची? 3 में। अब बताओ क्रय मूल्य पहले 10x था, तो विक्रय मूल्य कितना था? 13x। अब 10x में से 25 का बढ़ दी होती, प्लस ले लो, और कमी है तो माइनस कर दीजिए। कमी है यहाँ, कम कर दिया मैंने, हल कर लिया इस प्रश्न को, तो आपको पता चल गया CP कितना आ गया? 92.5। ये जवाब है, ये उत्तर आपके पास आ गया बेटा। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक आदमी ने घोड़ा और एक ऊंट खरीदा। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर और ऊंट को 10% हानि पर बेच दिया, तो उसे नए लाभ और नए हानि होती है। यदि उसने घोड़े को 5% की हानि पर और ऊंट को 5% के लाभ पर बेचा होता तो 600 रुपये का लाभ हो जाता उसे। तो बताइए सर, घोड़ा और ऊंट का क्रय मूल्य क्या होगा? ये बात आपको बतानी है। इसका तो घोड़े का रेट क्या है और क्रय मूल्य उसका क्या रेट है। अब बेटा एक बात करते हैं। अब मुझे बात पता है, इस प्रश्न में लिख रखा है 20% लाभ पर तो किसको बेचता है वो? 20% के लाभ पर तो घोड़े को बेचता है, हॉर्स को बेचता है। सही है। और आपको पता है 10% की हानि पर, हानि है तो माइनस, किसको बेचता है? कैमल, ऊंट को बेचता है, सी। और तो बराबर क्या होता है? नए लाभ और नए हानि। सही बात है, इस तरीके की बात ध्यान रखना है। अब दूसरे समीकरण की बात करें बेटा, दूसरे में दे रखा है, वो कह रहा है सर यहां से घोड़े को 5% की हानि पर, सही है, और ऊंट को वो 5% के क्या करता? लाभ पर बेचता, तो बेटा उसे क्या कितना लाभ हो जाता? 600 रुपए का लाभ हो जाता। सही बात है। एक बात आज के बाद याद रखना है सर, अब दोनों साइड में, इधर से एक साइड में तो प्रतिशत के निशान है, बहुत दूसरी साइड में लेफ्ट और राइट की बात करें, आपको पता है इसमें लेफ्ट और राइट में बात करें, एक तरफ प्रतिशत के निशान लगे और एक बार बिना प्रतिशत की राशि है। यदि किसी भी समीकरण का प्रतिशत आपको हटाना हो तो उसको किससे गुणा कर दिया करो ताकि प्रतिशत हट जाए? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरी समीकरण का प्रतिशत हट जाएगा, और जहां प्रतिशत नहीं लगा वहां 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेटा पहले की बात करें तो आपको पता चल गया 100 से गुणा करो तो 20h माइनस 10c
बराबर आ गया 0 0। भाई 100 से गुणा करूंगा तो यही तो बनेगा ना। क्लियर है? अब आपको पता चल गया, इसको और हल करें तो बेटा ऐसा भी हो सकता है क्या, 20h है वो किसके बराबर आ जाएगा, 10c के बराबर आ जाएगा। आपको पता है यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, मुझे पता है एक दो घोड़ों का रेट है ना वो किसके बराबर है, 1 ऊंट के बराबर है। 2 घोड़ों का रेट है वो किसके बराबर है, 1 ऊंट के बराबर है। इसका अर्थ यह हुआ 1c की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2h लिखा जा सकता है सर, कोई बात नहीं है। अब सर एक काम करें, दूसरी समीकरण की बात करूं तो ये दूसरी समीकरण बनने वाली है, वो मेरे पास क्या बनने वाली है बेटा, यही तो बनेगी ना, 5h माइनस का 5h और प्लस का 5c और बराबर आ जाएगा, इसका गुणा किससे कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 60,000। क्योंकि 100 से गुणा किया इस समीकरण को बेटा, पूरे को 100 से गुणा करूंगा तो 600 का गुणा 100 से होगा तो ये कितना बनेगा, 60,000। सही बात है। अब मुझे बात बताओ, 1c की जगह क्या लिखा जा सकता है, 2h। अब रख दें सर यहां, अब मेरे पास यहां आ जाएगा, ये हल करेंगे सर अपने पास, ये हमारे पास आएगा तो यहां रख दूंगा मैं, मेरा मान आ जाएगा, इसकी जगह रख देंगे हमारे पास आ जाएगा सर h, और ये हो जाएगा बेटा 10h बराबर हो जाएगा 6000। सही है, तो ये हो जाएगा 5h, 5h बराबर कितना आ गया बेटा, 60,000, तो h बराबर आ जाएगा 12,000। इसका अर्थ तो आपको पता चल गया, घोड़ा है वो कितने का है, 12,000 का है। घोड़ा 12,000 का है तो ऊंट आपको पता ही है, ऊंट किसके बराबर है, डबल के बराबर है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24,000। सही है। अब दोनों रेट आपके पास आ गए हैं, घोड़ा कितने रुपए का है सर, यहां से पता चल गया होगा आपका 12,000 रुपए का है, ऊंट आपके पास कितने रुपए का है, 24,000 रुपए का। ये बात ध्यान रखना है सर। दोबारा देख लीजिए बेटा कैसे किया मैंने। प्रश्न में देखो यहां से दे रखा है कि पहले 20% के लाभ पर बेचा जाता है किसको, घोड़े को, और 10% हानि पर किसको बेचा जाता है, ऊंट को, तो माइनस लिया है मैंने, और बराबर क्या है, नए लाभ और नए हानि, इसका तो 0। अब एक बात बता दिए, किसी भी समीकरण का प्रतिशत आपको हटाना हो तो बेटा डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है परीक्षा में, क्यों लिखो, डायरेक्ट ही लिखो ना, 20h माइनस 10c बराबर क्या आ गया, 0 0, क्योंकि 0 का 100 से गुणा करें 0 ही रहना है। अब बताओ h के मान एक तरफ और c के मान एक तरफ करेंगे तो ये बेटा आपको पता है ये यहां आएगा, वो क्या जाएगा, ये 20 था, 20h बराबर आ गया 10c, तो c बराबर आ गया 1c है वो किसके बराबर है, 2h। इसका अर्थ तो 1 ऊंट का रेट है वो 2 घोड़ों के बराबर है। अब बेटा 2 नंबर समीकरण का यूज करते हैं। आपको पता है 5h माइनस का लिया है, पता है क्यों लिया है, प्रतिशत हटाऊंगा तो ये बनेगा माइनस का 5h प्लस का 5c बराबर कितना है, 60,000। सही है। यहां से देखिए सर, अब पता है 1c की जगह क्या लिखोगे, 2h, तो 5c का कितना बन जाएगा, 10h। तो सही है। अब 10 तो प्लस के हैं, माइनस के क्या है 5, तो घटाएंगे तो प्लस के 5h बराबर कितना है, 60,000, तो h बराबर हो गया 12,000। इसका तो घोड़ा है वो कितने रुपए का है, 12,000 का है, तो भैया गाड़ी है वो आपको ऊंट है वो कितने हो जाएगा, घोड़ों से डबल का है, 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24,000। इस तरीके से आपको जवाब देना है। कौन सा उत्तर सही है, 12,000 और 24,000, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कितने पर, 15% के लाभ पर तो किसको, कुर्सी को, और 12% की हानि पर किसको बेचा जाता है, मेज को। अब बताओ 12% लाभ है। अब दोस्तों मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, प्रतिशत से गुणा कर दूंगा, मेज है m लिख लेता हूं 12m, और आपको मुझे बात बताओ क्या दे रखा है, 12% हानि है किस पर, कुर्सी पर, के लिख देता हूं, और बराबर क्या है 540, और 540 का गुणा किससे करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों गुणा किया है 100 से, क्योंकि मैं इसका प्रतिशत गायब करूंगा, तो प्रतिशत का निशान तो हट जाएगा, और जिसके साथ प्रतिशत का निशान नहीं है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, तो बराबर 540 है, प्रतिशत का निशान नहीं है तो गुणा कर दिया 100 से, आपके पास आ गया। इसी प्रकार मैं समीकरण नंबर 2 की बात करूं, आपको पता है 12% की हानि पर तो किसको बेचता है, वो मेज को बेचता है। सही है। और कुर्सी को क्या करता है, वो 15% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे क्या होता है, नए लाभ और नए हानि होती है। क्लियर बात है, ऐसा प्रश्न में लिखा रखा है। अब बेटा वही काम करें, पक्षांतरण करें तो आपको पता चल गया 15 के बराबर कितना आ जाएगा, 12m। सही है। अब मैं काम कर सकता हूं सर यहां से, अब मुझे पता है मैं यहां से कोई एक अप्लाई और कर लूं, मैं 3 से काट लूं सर इसको, चाहूं तो 3 से काटूंगा तो ये बनेगा 5k, 5k बराबर आ गया 4m। इसका अर्थ 4m की जगह क्या लिखा जा सकता है, इसका अर्थ 4 मेज का रेट है वो किसके बराबर है, 5 कुर्सियों के बराबर है। तो भैया
एक कुर्सी का रेट आप निकालोगे तो आराम से निकाल सकते हो। एक कुर्सी का रेट आएगा वो 4/5 और किसका होगा? मेज का। किसके बराबर होगा? मेज के 4/5 के बराबर। अब बेटा मेज के 4/5 के बराबर है तो रख दीजिए मान, आपके पास उत्तर आ जाएंगे। रखें यहां मान। अब पहली समीकरण में रख दूंगा 15m और माइनस क्या हो जाएगा? 12 का गुणा किससे कर दूंगा? 4/5 m से बराबर आ जाएगा सर आपके पास क्या आ जाएगा? 54,000। सही है। हल किया तो ये हो जाएगा 12 चौका 48 और ये हो जाएगा 75। 75 माइनस 48 गुणा करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपके पास 15m और ये 12 चौका 48/5 है। सही है। अब मुझे बताओ बराबर कितना आ रहा है? 54,000। अब मुझे बताओ 15 5 कितना हो गया? 75। 75 में से 48 घटाओगे तो बचेगा कितना? 27। अब पता चल गया 27 m है बटा 2 बराबर किसके है? 54,000। किसके बराबर है? 54,000 के बराबर है। काटो 27 दूनी 54, इसका 2000 बटा में क्या है? 5 है बेटा, नहीं कि 2 है, क्या है? 5। ये आप सुधार कर लेना यहां से। कितना आएगा? 5 आएगा। 5। अब 5 का गुणा 2000 से करूंगा तो m का रेट तो आ गया हमारे पास 10,000। इसका तो मेज अब कितने रुपए की है? 10,000 रुपए की है। मेज कितने रुपए की आ गई? 10,000 रुपए की आ गई है। अब बेटा आपसे पूछे भैया कुर्सी कितने की है, तो बताइए मेज का हम क्या कर देंगे? 4/5 कर देंगे बेटा, यहां मान रख देंगे। तो बताओ 10,000 का हम क्या कर दिया? 4/5 काटे, 5 से काटा तो कितना हुआ? 2000 और 2000 का गुणा कर दिया 4 से, तो बताइए आंसर कितना हो गया? 8,000। 12 ये 10,000 और एक कितने की है? 8,000 की है। तो इसका अर्थ हुआ कौन सा उत्तर सही है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको काम करना है सर। कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप चाहो तो बेटा इसकी समीकरण बना करके भी कर सकते हो, गुणांक बराबर करके भी कर सकते हो। मेज का रेट पूछे मेज का कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? वैसे भी करो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो आप और बहुत ईजी में काम कर सकते हो। जैसे आपको लिखा हुआ है 15 m और बराबर क्या है? 12 के और बराबर क्या है? 54,000। सही है। ये दे रखा है सर। अब नीचे वाली समीकरण क्या है? 12m और आपके पास 15 के और बराबर क्या है? 0 0। अब एक आपको ध्यान रखना है, जब कुर्सी का रेट पूछे तो मेज के मान बराबर कर लीजिए और मेज का रेट पूछे तो कुर्सी का। परीक्षा में ऐसा ही होगा सर, या तो मेज का रेट पूछेगा या कुर्सी का रेट आपसे पूछता है। तो हम एक काम कर सकते हैं सर, यहां से बेटा बराबर कर लूं तो ऊपर वाले समीकरण को तो मैं गुणा कर देता हूं 4 से। 4 से किससे गुणा कर देता हूं? 5 से। नीचे वाले को 4 से। 5 से गुणा करूं तो 75m और ये कितना हो जाएगा बेटा? यहां हो जाएगा 5 से गुणा करूंगा 60 के। इसको 5 से गुणा करूंगा तो 270 और कितने जीरो लगा दूंगा? इसके साथ 3 जीरो लगा दूंगा। सही है। अब बेटा नीचे वाले को किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो बोलो 12 5 60 है। 4 से गुणा करूंगा 12 चौका 48। किससे गुणा कर दूंगा? 4 से। 4 से गुणा करूंगा तो 12 चौका कितना हो गया? 48 और 4 से गुणा करूं तो ये कितना बनेगा? 60 के बराबर क्या है? 0 0। बताओ ये कट गया। ये हमारे पास आ रहा है, वो क्या आ रहा है सर? ये चीज आएगी, वो आ जाएगी। अब पता चल गया ये घटेगा तो ये बचेगा 27m। 27m बराबर कितना आ गया? 2,70,000। तो m बराबर आ जाएगा, वो ही वापस देंगे 27 का भाग तो 10,000 आ जाएगा। कितना आएगा? 10,000। वापस उत्तर 10,000 आ गया। सही है। इस तरीके से भी कर सकते हो आप गुणांक बराबर करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज एक ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पर। कह रहा है सर आगे, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% के लाभ पर। इसका अर्थ हमने 1/3 भाग बेचा, वो कितने लाभ पर बेचा? 15% के लाभ पर बेचा। सही है। और 1/4 भाग प्लस 1/4 भाग हमने कितने लाभ पर बेचा सर? प्रश्न में देखिए कितने लाभ पर बेचा है सर? वाकायदा लिखा हुआ है यहां से, ये बेचा गया है आपके पास 20% के लाभ पर। सही है। शेष भाग को आपने क्या कर दिया? 24% के लाभ पर बेच दिया। अब शेष है कितना सर? देखें शेष देखने के लिए आपको पता है आपने एक भाग बेचा 1/3 का, एक भाग बेचा है 1/4 का। इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे 12, ये आएगा 4 + 3। तो आपने कितना भाग बेच दिया? 7/12 भाग बेच दिया।
तो भैया शेष कितना है, 5/12 भाग अभी शेष है। कितना बच रहा है बेचने लायक, 7/12, क्योंकि 1 में से 7/12 घटाओगे तो बचेगा क्या, 5/12, क्योंकि टोटल वस्तु 12 है तो 12 में से कितनी बेच दी, 7, तो कितनी बच गई 5, और कितने में से बची है, 12 में से। अब मुझे बात बताओ, लास्ट में चॉइस है तो 5/12 और गुणा क्या कर दूंगा 24%। अब मुझे बताओ बराबर लाभ परसेंट में कितना दे रखा है, 6240 रुपए का। कितना है, 6240। अब हल करें, काटे बढ़ाइए, 5 काटा, फिर 5 काटा 2, तो बोलो ये हो गया 5%, ये हो गया 5%, ये हो गया 10%, बराबर कितना है 6240। बोलो ये कितना हो गया 20%, 20% बराबर क्या है 6240, 1% बराबर क्या आएगा सर 6240 में किसका भाग दे दूंगा 20 का। अब बताओ काट दिया तो 312। अब 312 का क्रय मूल्य होता है वो अपने आप को पता है 100% होता है सर, तो 312 का गुणा किससे कर देंगे 100 से। इसका अर्थ आपका जवाब क्या होगा 31,200। आंसर हो गया 31,200। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आंसर होगा वो कितना होगा 31,200। यही उत्तर है, यही बेटा जवाब है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं एक बार फिर। आगे क्या करके एक व्यक्ति 8,000 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है और 1/3 भाग है वो 20% हानि पर बेच देता है। तो बताओ शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर के नए लाभ और नए हानि हो। यदि आपको इस तरीके के प्रश्न यदि आप बेसिकली बात करें तो आप एक ध्यान रखना इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको पता है चीज कितने रुपए की है 8,000, आपने इसका कितना भाग बेचा 1/4, तो बच रहा कितना है फिर 3/4। भाई आपने 4 में से 1 बेच दी तो बच कितनी गई 3/4। सही बात है। अब आपने पता है 1/4 बेचा तो ये आपका हुआ कितना 2,000 का, और ये बच कितना रहेगा 6,000 का अभी बच रहा है आपके पास। आपने इस पर कितना % नुकसान लिया 20% हानि ली। इसका अर्थ आपको कितने 20% के नुकसान का मतलब हुआ 400 रुपए का आपको क्या हो गई हानि। कितने की हानि हुई 400 रुपए की हानि। अब आप चाहते हो नए लाभ और नए हानि हो, इसका अर्थ जितना नुकसान हुआ उतना क्या लेना पड़ेगा लाभ लेना पड़ेगा। सर लाभ कितना लेना पड़ेगा 400 का, और किस पर लेना पड़ेगा सर। मैं इस प्रश्न को यहां से कर रहा हूं सर ताकि मुझे जगह और चाहिएगी इसको हल करने के लिए, मैं इसको कर रहा हूं। अब मुझे कितना लाभ चाहिएगा सर, पता है मुझे 400 रुपए का लाभ चाहिएगा सर, और किस पर चाहिएगा 6,000 गुणा में क्या करूंगा 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दिया। तो सर मुझे बताओ 2 से काटूंगा तो 3 और 2 से काटा तो 20, तो बन गया 20 में 3 का भाग दूं 6 सही 2/3%। क्या आ जाएगा सर, क्लियर है ये आ गया। इसका अर्थ तो शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा 6 सही 2/3% पे। इसका तो बी ऑप्शन सही है। और बेटा इस प्रकार की प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको पता है टोटल वस्तु है 1/4 का अर्थ आप समझो क्या है। आपके पास टोटल वस्तु 4 और आपने बेची कितनी है एक आपने बेची, वो कितने नुकसान पर बेची 20 के नुकसान पर बेची। इसका अर्थ तो कितना नुकसान हुआ 20 का हुआ। सही है। आप चाहते हो नए लाभ और नए हानि, इसका अर्थ तो 0, इसका अर्थ आपको क्या हो 0। सही है। आप मुझे बताओ पहले कितने का नुकसान हो चुका है 20 का, और आप चाहते हो नए लाभ और नए हानि हो। इसका अर्थ जितना नुकसान हुआ उतना ही लाभ चाहते हो। इसका अर्थ कितने का लाभ चाहते हो 20 का लाभ चाहते हो सर। अब वस्तु आपने 4 में से 1 बेच दी तो बच रही कितनी है 3, तो आप बताओ 20 में किसका भाग दे दूंगा 3 का। तो आंसर क्या होगा 6 सही 2/3%। आ गया उत्तर। बची हुई वस्तु कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा 6 सही 2/3%। दोबारा देख लीजिए कैसे किया मैंने। आपको पता है 1/4 भाग आया है। इसका अर्थ 4 में से आपने कितनी बेची है 1 बेची, और कितने नुकसान पर बेची है 20% के नुकसान पर बेची है। इसका अर्थ 20% का नुकसान हुआ तो एक का 20%, 1 का 20 से गुणा करेंगे तो माइनस का 20 ही तो बनेगा। टोटल पर कह रहा है नए लाभ और नए हानि। टोटल वस्तु कितनी है 4, तो नए लाभ और नए हानि का अर्थ होता है 0, तो 4 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे बताओ -20 और +0 में अंतर कितना आएगा 20 का आएगा। अब याद रखना अंतर करने के बाद आपको देखना है वस्तु कितनी बेचने लायक बच रही है। आप बताओ 4 में से 1 बेच दी तो आपके पास बच रही कितनी है 3, और बची 2 होती 2 का भाग देना है, 3 बची है 3 का भाग देना है, 4 बची है 4 का भाग देना है, और 5 बची हो तो 5 का भाग देना है। ये बात विशेषता याद रखना है। यहाँ वस्तु कितनी बच रही है 3, तो आपका जवाब आ गया। इस तरीके से भी आप प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं सर। अगला कह रहा है एक आदमी 3 गाय 8,000, 12,000 और 6,000 रुपए में बेचता है। सही बात है। एक तो कितने में बेचता है, पहली गाय है वो तो सर उसने बेची कितने में 8,000 रुपए में बेची। कितने बेची 8,000।
सेकंड बेची, वो बेची 12,000 की, सही बात है। थर्ड बेची, वो उसने बेची 6,000 की। ऐसा लिखा हुआ है इस प्रश्न में, सही बात है। अब ये चाहता है कि पहली गाय पर उसे 25% का क्या हुआ, पहली पर 25% लाभ और दूसरी पर हुआ 20% लाभ। अब मुझे बताओ, पहली पर 20% लाभ हुआ तो 20% 25% का लाभ का अर्थ हुआ 1/4। इसका अर्थ इस बंदे ने कितना लाभ कमा लिया, 25% लाभ लिया है सर। तो आपको एक बात पता है, इसका अर्थ ये चीज कितने बिकी है, पहली गाय 125%, कितने बिकी है 125, और 125% बराबर क्या है 8,000। तो बेटा 1% बराबर कितना आ गया। आप ऐसे नहीं करो तो एक थोड़ा सा मैं तरीका और बता देता हूं, इस तरीके से आप काम कर लेना। अब मुझे बात बताओ, इन चीजों को मैं मिटा लेता हूं, आप देखो सर, इसमें यहां से चेक करवा करके मैं आपको लेता हूं। पहले बोलो कितना लाभ था, 25 का लाभ था, तो 25% का बिंदु रूप क्या बनेगा 1/4, सही है। इसका अर्थ तो आपने खरीदी कितने की, पहली का 4 की, तो आपने बेची कितने में, आपको पता है 5 में, भाई 25% लाभ ही है। अब मुझे बताओ 5 बराबर कितना दे रखा है 8,000, तो 5 बराबर 8,000 हो गया, तो 1 बराबर कितना आ गया 1,600 आ गया, कितना आ गया 1,600। तो पहली गाय का कॉस्ट प्राइस हुआ वो कितना आया 6400 रुपए, कितना आ गया, पहली गाय थी वो कितने रुपए की थी 6400 रुपए की थी। इसी प्रकार सर बात करूं मैं सेकंड गाय की, आपको पता है लाभ कितना होता है 20%, कितना होता है 20% होता है सर। अब मुझे बताओ 20% लाभ होता है, तो मुझे बात बताओ 20% का बिंदु रूप क्या बनेगा 1/5। इसका तो दूसरी गाय खरीदी कितने में थी 5 में, और लाभ कितना हुआ 1 का, तो बेची कितने में 6 में। बोलो 5 बराबर क्या, 6 बराबर क्या दे रखा है आपको, अपने हिसाब से विक्रय मूल्य 6, प्रश्न में विक्रय मूल्य कितना है 12,000 है, तो 1 बराबर आ गया 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। आप बताओ आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 10,000। इसका अर्थ दूसरी गाय थी वो कितने की थी 10,000 की थी, सही है। अब ये कह रहा है टोटल बेची गई है सर, कुल मिलाकर के सेलिंग प्राइस है वो आपको पता है कितना है, कुल विक्रय मूल्य, वो आपको पता है, कुल विक्रय मूल्य हमारे को पता है वो दे रखा है 20 और 26,000, क्योंकि तीनों 26,000 में बिकी है, और इतने में बेचने से आपको लाभ कितना हुआ है 30% हुआ है। तो आपको पता चल गया 30% का बिंदु रूप हमने बनाया तो क्या बनेगा 3/10। इसका अर्थ हमने खरीदी कितने में थी 10 में, लाभ कितना हुआ 3 का, तो बेची कितने में 13 में, सही बात है। अब 10 में खरीद के 13 में बेची है, 13 बराबर दे रखा है 26,000, सही बात है। तो 1 बराबर आ गया 2,000, क्लियर है। इसका अर्थ ये हुआ वो गाय टोटल खरीदी गई थी वो कितने रुपए खरीदी गई थी 20,000 रुपए की खरीदी गई थी टोटल, तीनों कितने की थी 20,000 की, जिसमें से 2 गायों का हमें पता है, एक 10,000 की है और एक हमारी कितने की है 6400 की है। तो बताओ हमारे पास तीसरी गाय का रेट क्या होगा, तो अपन 20,000 में से क्या कर देंगे दोस्तों, कितने कम कर देंगे 16,400 रुपए इसमें से कम कर देंगे। इसका अर्थ कितने रुपए की बिकी है 3,600 रुपए की क्या थी वो गाय थी, आंसर आ गया आपका 3,600 रुपए। इस तरीके से आपको काम करना है सर, ये बात ध्यान रखना है। आपको पता है पहली गाय 8,000 में बेची है, तो इसका तो 25% लाभ हुआ, और 25% का बिंदु रूप अर्थ क्या होता है 1/4, 4 में खरीदी एक का लाभ और कितने में बेची 5 में, तो 5 बराबर आपको पता है दे रखा 8,000, तो 1 बराबर आ गया 1,600, 1,600 को 4 से गुणा करें 6400 रुपये आ जाएगा। ये पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आराम से यदि काम करोगे तो आप। अब तो 12,000 का 5% निकाला, अगले 12,000 है, बेचने से 20% का लाभ हो रहा है, तो क्या बन गया 1/5, 5 पर 1 का लाभ हुआ कितने में बेची 6, 6 बराबर 12,000, तो 1 बराबर आ गया 2,000। इसका तो दूसरी गाय थी वो कितने रुपए की थी 10,000 रुपए की थी, खरीदी थी हमने। इसके बाद सर आपको पता है सारी गायों पर कितना % लाभ हुआ, इसको 30% लाभ हुआ, और टोटल तीनों गायें बिकी कितने में, एक 12,000 की, एक 8,000 की और एक 6,000 की। इसका तो बिकी कितने में 26,000 में, 26,000 है वो 30% लाभ हो जाता है 26,000 बेचने से। 30% का बिंदु रूप बनेगा 3/10, 10 में खरीदी और 13 में बेच दी, 13 बराबर 26,000, 1 बराबर आ गया 2,000। इसका तो तीनों गायें हमारे हिसाब से 10 में खरीद रहा है, एक की कीमत हमने क्या निकाली है 2,000, तो कितने में खरीदी तीनों गाय 20,000 रुपए में खरीदी। अब तो 2 गायों का कॉस्ट प्राइस आपको ऑलरेडी आपके पास है, एक 10,000 की और एक 6,400। बताओ दोनों गाय कितने रुपए की थी 16,400 की, 20,000 में से 16,400 कम करो कितना आ जाएगा 3,600 रुपए। इसका तो नेक्स्ट गाय थी वो कितने रुपए की थी 3,600 रुपए की थी। इस तरीके से आपको काम करना है सर। आगे कह रखा है पी रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा। पी रुपए प्रति दर्जन का अर्थ हुआ 12 वस्तुएं हैं, मान लो कोई 12 चीजें हैं,
12 का रेट है वो कितने रुपए है, पी है, तो 1 का रेट आएगा वो कितना आएगा, पी बट्टा 12। क्या आएगा, पी बट्टा 12, कॉस्ट प्राइस आ गया। आपने बेचना किस हिसाब से शुरू किया, 1 रुपए में कितनी बेचनी थी, पी बट्टा 8 बेचनी शुरू की। सही बात है, ये आपका है सेलिंग प्राइस प्रश्न में लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ लाभ हो रहा है क्या नहीं, और बिल्कुल सर लाभ हो रहा है। यहां क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य क्या है, ज्यादा है। कारण ये सीधा है कि वहां पी में 12 का भाग देंगे, बताओ एक बड़ी संख्या भाग दें, संख्या छोटी आएगी, और छोटी संख्या भाग दें तो मान क्या आएगा, बड़ा। इसका तो लाभ हो रहा है। और लाभ कब होता है सर, लाभ बराबर होता है सर, प्रॉफिट होगा जब विक्रय मूल्य में से हम क्या घटा दें, क्रय मूल्य घटा दें। तो बताइए एलसीएम कितना लेंगे सर, 12 और 24, तो 8, 3p और 2p, तो बच गया सर p बट्टा 24। इस कार तो इस बंदे को लाभ है वो कितने का है, p बट्टा 24 का लाभ है। अब ये p बट्टा 24 का लाभ हुआ किस पर है, p बट्टा 12 पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर होगा सर p बट्टा 24 में किसका भाग दे दूंगा, p बट्टा 12, और गुणा हम क्या कर देंगे 100। बेटा p से p कट जाएगा, 12 दूनी 24, और 100 का 2 से काटेंगे तो बनेगा 50। इस कर तो कितना लाभ हो जाएगा, इसको 50% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा देखो, आपको पता है दर्जन का अर्थ होता है 12। 12 वस्तुएं कितने रुपए की थी, पी की, तो एक वस्तु कितने रुपए की होगी, पी बट्टा 12 की। ठीक बात है, खरीद लाए। हमने बेचना किस हिसाब से शुरू किया, एक वस्तु बेचनी शुरू की पी बट्टा 8 में, प्रति वस्तु की दर से। अब लाए पी बट्टा 12 में, बेची कितने, पी बट्टा 8 में। इसका तो हमें लाभ हो रहा है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना है, पी बट्टा 8, और क्रय मूल्य कितना है, पी बट्टा 12। कम किया तो क्या आ गया, पी बट्टा 24। इसका तो लाभ है वो कितना है, पी बट्टा 24 का है। मुझे बताओ लाभ प्रतिशत हमेशा निकाला किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, पी बट्टा 12 है, और प्रॉफिट है वो कितना है, पी बट्टा 24। तो पी बट्टा 24 बटा क्या जाएगा, पी बट्टा 12, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। हल किया तो जवाब क्या है सर आपका 50%। इस तरीके से आपको जवाब देना है, ये आपका उत्तर सही है, सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा सर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न अगला दे रखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर है वो 210 रुपए है सर। आपको 25% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मुझे बात बताओ, 25% का लाभ होने का अर्थ आप समझ गए होंगे, फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। सही बात है। अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में लिख सकता हूं, क्रय मूल्य कितना है 4, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 5। अब मुझे बताओ प्रश्न में दे रखा है दोनों का अंतर, एक बराबर कितना दे रखा है 210। आप देख लो जी प्रश्न में सर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितने रुपए का है, 210 रुपए। और हमारे हिसाब से अंतर कितने रुपए का, 1 का, क्योंकि हमने 4 में खरीदी और बेची कितने में बेटा, हमने 5 में बेची है। अब बताओ 1 बराबर 210 आ गया। अब मुझे बात बताओ, मैं पूछूं क्रय मूल्य, तो 21 चौका 84 कितना हो जाएगा, 840। क्रय मूल्य पूछे तो जवाब क्या होगा, 840 रुपए होगा। विक्रय मूल्य पूछे तो 21/5 105 होता है सर, और 1 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपका जवाब आ गया बी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको यही बताना था विक्रय मूल्य क्या होगा, तो जवाब होगा 1050 रुपए। अब दोस्तों ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त हो गया है, मैं टॉपिक आपको समाप्त करवा दिया है। ये आपके 13 एपिसोड है, प्लीज आप 13 के 13 एपिसोड ध्यान से पढ़ना सर। और अब यदि आपने 13 के 13 एपिसोड शानदार तरीके से तैयार कर लिए हैं, तो मैं आपको ये जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि एक भी प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा में गलत नहीं होगा। इन सब प्रश्नों को पढ़ लीजिए, और यदि किसी भी प्रकार की बच्चे की कोई समस्या हो तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, वो आप समस्या पुट कर सकते हो कि जहाँ से दिक्कत आए आपको वहाँ की, ये सर ये दिक्कत है और यहाँ से सुधार आपको करना है, तो बिल्कुल आपके सामने ये बात चेंज करवा दूंगा मैं, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आपको सामने ये टॉपिक समाप्त हो गया है। प्लीज़ एक बात फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों से भी करवाइए। थैंक यू, कल मिलते हैं अगली क्लास के साथ।